आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके अलावा बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से किस तरह से इमेजेस बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि लाइट अपनी डायरेक्शन से बेंड हो जाती है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए लाइट वाटर से ग्लास की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, लेकिन वाटर और ग्लास के इंटरफेस से टकराने के बाद लाइट ग्लास के अंदर बेंड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की वजह से, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है, जैसा कि पहले डायग्राम में दिखाया गया है। लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। दूसरी तरफ अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर निकल जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो एंगल बनते हैं इस डायग्राम में, और उन्हें आई और आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। स्लैब के बाहर एयर मीडियम है और स्लैब में ग्लास मीडियम है। अब शुरुआत करते हैं डायग्राम को समझने की। मान लीजिए इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के सरफेस पर गिरती है, वो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है। तो जैसा कि ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है, और इस समय लाइट एयर से ग्लास की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती हुई लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जो कि ग्लास के सेंटर में दिखाई देगी। उसके बाद जब लाइट दोबारा से ग्लास और एयर के इंटरफेस पे पड़ती है, इस समय लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, और ये लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, उसके बाद ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, और उसके बाद ग्लास स्लैब से बाहर निकल गई एमर्जेंट रे। सबसे पहले लाइट की रे एज एन इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब पर पड़ी, उसके बाद बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, और उसके बाद बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज नोन एज एमर्जेंट रे। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ग्लास स्लैब ना होता तो इंसिडेंट रे डॉटेड लाइन के थ्रू सीधे निकल जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से एक शिफ्ट, एक पाथ में चेंज आ गया है, और दिस चेंज इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस चेंज को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये प्रोसेस था कि किस तरह से एक इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे ग्लास स्लैब से पास होती है। So this diagram shows us complete process of diffraction through a glass slab. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ की तरह है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर ये एक कांस्टेंट होता है, और इस लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमें पता है
कि लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। अब हमें पता है कि एयर इज ए रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर और ग्लास। तो अगर लाइट एयर के थ्रू वाटर और ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड में एक चेंज आएगा और उस चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम है उसका रेशो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम के साथ अगर लिया जाए तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, sin i अपॉन sin r एक कांस्टेंट होता है, तो sin i अपॉन sin r भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसको यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया गया है। 10th क्लास एनसीईआरटी में इसका सिंबल n दिया गया है, लेकिन अगर हम 12th क्लास की बात करें तो एनसीईआरटी में और बाकी प्लेसेस पर इसका सिंबल म्यू गिवन है। तो हम n बोलें या म्यू बोलें, दोनों सिंबल्स का मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और it is also the ratio of sin i upon sin r. So we can say n or mu is equal to c upon v or is equal to sin i upon sin r. आगे बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मान लीजिए दो मीडियम्स हैं और उन्हें हम आपस में कंपेयर करें तो उन दोनों की स्पीड्स के रेशो को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। स्फेरिकल लेंसेज, आइए बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से थिकर होता है लेकिन इसकी एजेस पतली होती हैं। वहीं अपोजिट देखा जाए तो कॉनकेव लेंस सेंटर से पतला होता है लेकिन इसकी जो एजेस हैं वो थिकर होती हैं। अगर रेज की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में सारी रेज आती हैं और वो फोकस पर जाकर मीट करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस में सारी रेज लेंस पे पड़ने के बाद रिफ्रैक्शन के थ्रू बाहर की तरफ निकलती हैं, लेकिन अगर उन रेज को पीछे की तरफ रीड्रॉ किया जाए तो एक पॉइंट पर मीट होंगी और इस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने मिरर की बात की थी तो उल्टा था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था। लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। और ऐसा क्यों है? वो इन लेंसेज की बनावट की वजह से। अब समझते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, लेकिन वो समझने से पहले एक बार फिर से रूल्स देख लेते हैं। रूल्स जिस तरह से हमने रे डायग्राम्स के रूल्स मिरर में देखे थे उसी तरह से लेंसेज के भी कुछ सिंपल से रूल्स हैं। आपको याद दिला दूं कि मिरर का वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करता था उसे हम पोल कहते थे। यहाँ पे लेंस का सेंटर पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और उसे O से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा हम पहले से जानते हैं कि F इज द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम में रेडियस ऑफ कर्वेचर को r की जगह 2f से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक ही बात है। वी ऑलरेडी नो दैट r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो चलिए रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है तो वो लेंस से पड़कर फोकस से बाहर निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन अगर उसे पीछे एक्सटेंड करें तो वो फोकस पर जाकर मीट होगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि वो रे फोकस से ही चलकर आ रही है। सेकंड रूल फर्स्ट रूल का अपोजिट है।
इस पे कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो लेंस पे पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कॉन्केव लेंस में अगर कोई लाइट रे लेंस पर आकर पड़ती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। और यहाँ पर फिर से देखा जाए कि अगर उस रे को एक्सटेंड किया जाए तो वो फोकस पे जाके मीट होती है। थर्ड रूल बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट रूल है। अगर कोई रे सीधी ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करेगी तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और ऐसा दोनों लेंसेज के केस में है that the light ray will pass through the optical center without any deviation। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज की। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस और यहाँ पर हम 6 केसेस पढ़ेंगे। अब याद कीजिए कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था, उसके 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, उसके 2 केसेस थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा बिल्कुल उल्टा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो इसके 6 केसेस होंगे और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है तो उसके 2 केसेस होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो सारी रेस पैरेलल आएंगी और लेंस पर पड़ने के बाद फोकस पे जाके मीट करेंगी। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा और इमेज फोकस पर बनेगी एंड इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 यानी कि बियॉन्ड c रखा हुआ है तो इसकी इमेज बिटवीन f एंड c यानी कि बिटवीन f2 एंड 2f2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम बनेगी और डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, उसके बाद वो फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे O से आके सीधी निकल जाएगी और जहाँ पर दोनों लाइंस मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है यानी c पर रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पर बनेगी यानी कि c पर बनेगी। इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। डायग्राम बनाने का तरीका फिर से वही जो पिछले डायग्राम में था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो f2 से निकल जाएगी, जो रे O से जाएगी वो डायरेक्ट निकल जाएगी और जहाँ पर दोनों लाइंस मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। फोर्थ केस, when the object is between 2f1 and f1 यानी between c and f तो image will be formed beyond 2f2 यानी कि beyond c। image बनेगी enlarged, real and inverted। I think आपको लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और रिलेट कर पा रहे होंगे कि जिस तरह की इमेजेस कनकेव मिरर में बन रही थी बिल्कुल उसी तरह की इमेजेस कन्वेक्स लेंस में बन रही हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही तरीका जो पिछले 2 डायग्राम्स में था। सीधी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी और जो रे O से निकलेगी वो बिल्कुल सीधी निकलेगी, जहाँ दोनों लाइंस मीट करेंगी वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। फिफ्थ केस, फर्स्ट केस का बिल्कुल अपोजिट। ऑब्जेक्ट अगर f पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। डायग्राम बनाने का तरीका, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी और दूसरी रे O से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी और दोनों रेज आपस में पैरेलल होंगी यानी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन f1 एंड O तो इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। डायग्राम कैसे बनेगा एक बार रिवाइज करते हैं। मेथड वही है लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी और जो रे O से जाएगी वो बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन इस समय ये दोनों रेज एक दूसरे से बिल्कुल दूर जा रही होंगी और आगे चलकर कहीं मीट नहीं होंगी। तो अगर हम इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर जाकर मीट होती हैं और वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस थे। आपको क्या लगता है कौन से रे डायग्राम्स ज़्यादा इजी थे,
कॉनकेव मिरर के 6 केसेस या कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस? कमेंट करके जरूर बताइए। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, केसेस अपोजिट भी हैं तो याद करना बड़ा आसान है। फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका उल्टा क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट 2f यानी कि c के पीछे है तो इमेज बनेगी f2 एंड 2f2 यानी बिटवीन f एंड c। और इसका उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर f एंड c के बीच में है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड c। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट c यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f2 पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। फोर्थ केस, जैसा कि अभी बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड c बनेगी। नेक्स्ट केस बिल्कुल फर्स्ट केस से कंपेयर होते हुए, फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर। सिक्स्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेजेस कैसे बनती हैं? फर्स्ट केस, when the object is at infinity, the image is formed at focus. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायग्राम कैसे बनेगा? बहुत सारी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव लेंस से बाहर की तरफ निकलेंगी, और बाहर की तरफ निकलेंगी तो आगे चलकर एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर वापस उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और हम ऑलरेडी जानते हैं वो पॉइंट है हमारा फोकस। तो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा हुआ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बिटवीन f एंड o बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट फोकस के बाद कहाँ रखा हुआ है, c पर, बिटवीन f एंड c या बियॉन्ड c। हर हालात में यही केस होगा कि इमेज विल बी डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिटवीन f एंड o। डायग्राम कैसे बनेगा? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, दूसरी रे O से सीधी चली जाएगी। दोनों रेस बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं तो आगे चलकर तो मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर पहली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो वो सेकंड रे से जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये दो केसेस थे फॉर आवर कॉनकेव लेंस। तो आज की वीडियो में हमने समझा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है, और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेज की इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।